गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ओके। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये कब बना? ये बना 1965। तो ये बोनस एक्ट कहाँ अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें मोर देन और इक्वल टू 20 वर्कर्स हो, इन ए ईयर ऑन एनी डे। ये जरूरी नहीं है पूरे साल में, एक भी दिन यदि 20 से ज्यादा वर्कर है उस पर अप्लाई होगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन 10 से 20 के बीच में, यानी एम्प्लॉइंग मोर देन and less than more than 10 and less than 20 के में कभी भी 2 मंथ्स का नोटिस देकर बोनस किसी भी इंडस्ट्री को एप्लीकेबल किया जा सकता है। यानी 20 से ऊपर यदि स्टाफ है, वर्कर्स हैं, इन एनी डे वर्कर्स एस्टेब्लिशमेंट में, उस पर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी गजट में कभी भी नोटिफाई करके 2 महीने के नोटिस देके 2 मंथ्स के नोटिस के साथ 10 से 20 वालों पर भी अप्लाई करा सकती है। ओके, एक बार एप्लीकेबल हो गया, वंस एप्लीकेबल, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार एप्लीकेबल हो गया, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, चाहे स्टाफ बाद में वर्कर कम भी हो जाए। एक बार यदि आप पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया, एक भी बार आपके 20 हो गए तो बोनस एप्लीकेबल हो जाएगा। बाद में यदि कम भी हो गए तब भी बोनस एक्ट आप पर एप्लीकेबल रहेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन यूनिट, कोई भी यूनिट जहां पर कॉमर्शियल एक्ट और सर्विस इज प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब एस्टेब्लिश मीन्स केवल फैक्ट्री नहीं है, बोनस ट्रेडिंग के फर्म पर, सर्विस इंडस्ट्रीज पर, सभी पर बोनस अप्लाई होगा। तो यूनिट कॉमर्शियल एक्ट हो, कैरीड आउट हो या सर्विस हो, हर कुछ एस्टेब्लिशमेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब ये जो 20 एम्प्लॉय हैं, ये इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय का मतलब क्या है? या तो सैलरी बेसिस पे हो या हायर्ड हो, और इनका जो मंथली इमोल्यूमेंट्स है अप टू 10,000 है, चाहे पर डे बेसिस पे, चाहे मंथली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे किसी। ठीक है, अब इनकी जो सैलरी की टर्म्स है, ये टर्म्स एक्सप्रेस है और इम्प्लाइड। कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस आते हैं, काम करते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं।
ठीक है, जिस तरह दिहाड़ी की लेबर होती है उन सब पर भी ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये आपका एम्प्लॉय की डेफिनेशन है इसके अंदर। नाउ एम्प्लॉयर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, ये सब यदि आपने कॉपी कर लिया हो तो हम इसको इरेज कर देते हैं और समझते हैं बोनस एक्ट के लिए एम्प्लॉयर क्या है। तो बोनस एक्ट के लिए बोनस एक्ट के लिए एम्प्लॉयर मीन्स ओनर जिसका अल्टीमेट कंट्रोल कोई ऑनर है या जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट या एजेंट ऑफ ऑनर। बोनस एक्ट के हिसाब से या तो ओनर या ओनर का एजेंट या कोई भी आदमी जिसके पास उस यूनिट का अल्टीमेट कंट्रोल है, डेट विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ बोनस एक्ट। ओके, अब समझते हैं कि बोनस एक्ट के अंदर सैलरी की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम समझते हैं सैलरी अंडर बोनस एक्ट। हाँ, सैलरी का मतलब है रेमुनरेशन, किसी भी नाम से रेमुनरेशन, जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है, रेमुनरेशन जैसे यदि टर्म्स, जो भी टर्म्स है वो फुलफिल हो रही है उनके हिसाब से रेमुनरेशन मिल रहा है, वो प्लस डीए प्लस एनी फूड अलाउंस। तो जो भी रेमुनरेशन है, सैलरी मिल रहा है प्लस डीए मिल रहा है प्लस फूड अलाउंस है, ये सब कुछ बोनस एक्ट के अंदर आता है, सैलरी के अंदर। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस की एलिजिबिलिटी कब है, कौन बोनस पाने का अधिकारी है, हु इज एलिजिबल टू गेट बोनस, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। तो अब हम समझते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कम से कम 30 डेज और मोर पुराना एम्प्लॉय होना चाहिए, कम से कम 30 डेज काम किया हुआ होना चाहिए। यानी जनरल हो इंडस्ट्री तब भी और सीजनल हो तब भी, दोनों ही केस में जनरल इंडस्ट्री हो या सीजनल हो, more than or equal to 30 days are required to become eligible for bonus. Who is disqualified for bonus? कौन एम्प्लॉय ऐसा है who will become disqualified for bonus, जिसको बोनस नहीं मिलेगा, disqualified for bonus।
तो एन एम्प्लॉय विल बी डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड फॉर बोनस। कब डिस्क्वालिफाइड होगा? अगर वो डिसमिस हो जाए, डिसमिस, फ्रॉड, थेफ्ट, dismiss fraud, theft and violence. A person will be dismissed हो जाए, फ्रॉड कर ले, थेफ्ट कर ले या वायलेंस कर ले, इन सब केसेस के अंदर डिसमिस्ड, थेफ्ट, फ्रॉड, वायलेंस। ओके, इस केस के अंदर यदि कोई एम्प्लॉय डिसमिस होता है, किस लिए डिसमिस किया जाता है? फ्रॉड की वजह से, थेफ्ट की वजह से या वायलेंस की वजह से, इस केस में उसको बोनस नहीं मिलेगा। अब हम समझते हैं कि बोनस मिनिमम होगा कितना। मिनिमम बोनस समझते हैं, एक टर्म्स, और एक हम समझते हैं एलोकेबल सरप्लस। मिनिमम बोनस एंड एलोकेबल सरप्लस। तो एलोकेबल मिनिमम बोनस, और दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, मोर देन और इक्वल टू 15 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरा है बच्चे, यानी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज। तो इनके 8.33% ऑफ सैलरी, यानी एक महीने की सैलरी 12वीं और ₹100 मिनिमम बोनस है। इनको 8.33% और ₹60। हालांकि 160 बहुत पुराने जमाने के फिक्स किए हुए हैं, उसी समय के 1965 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स है विच एवरेज हायर, जिसकी वजह से अभी तक इसको चेंज ना करने से कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। डेट हैज बिकम 60 और 100 इररिलेवेंट, बट एक्ट में है, हमें पढ़ना है। ओके, अब आ जाइए सीलिंग ऑफ सैलरी। हमने बताया कि ये बोनस तो सबको मिलेगा, लेकिन जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है उनकी सीलिंग है 10,000 रुपए तक की ही सैलरी बोनस पर्पज के लिए कंसीडर की जाएगी। ओके, सीलिंग ऑफ सैलरी, सीलिंग ऑफ सैलरी, सीलिंग ऑफ सैलरी, computation of bonus, computation of bonus not ever ₹10,000 even if salary exceeds ₹10,000। यदि सैलरी 10,000 से एक्सीड करती है तब भी कंप्यूटेशन 10,000 से एबव वाले की नहीं की जाएगी।
ओके। अब मैक्सिमम बोनस कितना है? मैक्सिमम बोनस 20% हो सकता है यदि एलोकेबल सरप्लस यानी जो कैलकुलेशन से प्रॉफिट के हिसाब से एलोकेबल सरप्लस ज्यादा आता है तो डेट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 years। एलोकेबल सरप्लस है मिनिमम 8.33 करेंगे और यदि एलोकेबल सरप्लस नहीं है तो उसमें से एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर एलोकेबल सरप्लस बहुत है तब भी मैक्सिमम बोनस 20% होगा और एक्सेस सरप्लस विल बी कैरीड ओवर टिल 4 years। ठीक है, तो हमेशा देयर विल बी सेट ऑफ एंड सेट ऑन फ्रॉम एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस से सेट ऑन एंड सेट ऑफ होता रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में एलोकेबल सरप्लस यदि यानी कुल मिला के आप समझिए एलोकेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस more than maximum bonus carried forward for set on carried forward for set on for 4 succeeding assessment year। ठीक है, और if allocable surplus less than minimum bonus carried forward for set of for 4 succeeding assessment year। Carried forward for 4 succeeding assessment year, allocable surplus minimum bonus carried forward for set of 4 succeeding assessment year। Now coming to the deductions from bonus। Deductions from bonus। Deductions from bonus।
बोनस कस्टमरी बोनस इसको इधर लिखते हैं बोनस कस्टमरी बोनस and next is interim bonus. हाँ जी, यदि एम्प्लॉय की क्या बोनस में से कोई डिडक्शन हो सकता है? हाँ जी, यदि एम्प्लॉय was found guilty and there is a loss of employer only from bonus payable. Only from bonus payable. जो कस्टमरी बोनस होते हैं, इंटरिम बोनस होते हैं, ये एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट एज पर हिज विश. Employer can deduct as per his wish deductions from bonus. अब नेक्स्ट आ जाइए पेमेंट ऑफ बोनस. नेक्स्ट आइए पेमेंट ऑफ बोनस. पेमेंट ऑफ बोनस मोड. पेमेंट ऑफ बोनस कैश ओनली. टाइम dispute regarding bonus. हाँ जी, यदि कोई डिस्प्यूट बोनस से हो जाए तो when payable within 1 month. और कोई डिस्प्यूट है 8 months और जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है दैट में एक्सटेंड टाइम. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो टाइम एक्सटेंड कर सकती है
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन देने के बाद में अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, लेकिन टोटल पीरियड किसी भी हालत में कांट एक्सीड 2 years, 2 ईयर से ज़्यादा पेमेंट ऑफ बोनस किसी भी डिस्प्यूट के केस में एक्सटेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाएंगे पेमेंट ऑफ बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ बोनस linked with payment of bonus linked with प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, लिंक्ड विद प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ओनली इफ only if agreement and terms of agreement paid annually linked with production or linked with production or productivity in lieu of profit. Paid annually linked with production productivity in lieu of profits. Now recovery of due bonus. Recovery of अभी तो मेरे को रिकवरी ऑफ ड्यू बोनस से ख्याल आया। रिकवरी ऑफ ड्यू बोनस कि कोई भी कंपनी है उसका एलोकेटेड सरप्लस कैलकुलेट करके वास्तव में वो कंपनी बोनस सही तरह से दे रही है या नहीं, है ना। ये सब अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिकवरी ऑफ द ड्यू बोनस, यदि आपका कोई बोनस ड्यू है और कंपनी नहीं दे रही है तो क्या होगा, एप्लीकेशन दी जा सकती है। एप्लीकेशन बाय
employees, ex-employees, and legal here. Employees within within 1 year, 2 appropriate government, to appropriate government, if appropriate government is satisfied, if appropriate government is satisfied, it will issue recovery certificate. To be recovered as land revenue. To be recovered as land revenue. अब कुछ जो नए एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, और हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट. Special provisions to new establishments. नई कंपनियों के लिए, नया एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए जहाँ पॉसिबल नहीं है उनको मिनिमम बोनस. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 5 years हैं, फर्स्ट 5 years only payable in year of profit, no set off. केवल प्रॉफिट के ईयर्स में देना, कोई सेट ऑफ नहीं. 6 year next from 60 year onwards क्या करना है 6 year से? Set of applicable set on set of and set of applicable. Taking
excess or deficiency of 5th और 6th ईयर। 7th ईयर से क्या होगा? हाँ जी, 7th ईयर से भी दिस सेट ऑन ऑफ एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर 5th, 6th और 7th ईयर्स को लेकर, ठीक है, 8th ईयर से सेट ऑन सेट ऑफ will be applicable as applicable to other establishment, जैसे पुराने एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेम तरीके से। तो जो नए के जो प्रोविजन है वो शुरू के 5, 6, 7 साल तक ही मिल सकती है। पहले 5 साल के अंदर सेट ऑन सेटअप की जरूरत नहीं, जिस ईयर में प्रॉफिट हो उस ईयर में आप केवल पे करना है। 6 ईयर में 5th और 6 ईयर्स का सेट ऑफ कर सकते हैं। 7th में 5th, 6th एंड 7th का। 8th में जैसे नॉर्मल प्रोविजन वो लगे। ओके, अब ये जो बोनस की जो कैलकुलेशन होती है, ये इस प्रिजम्पशन से होती है कि बैलेंस शीट एंड P&L आर एक्यूरेट। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को चैलेंज नहीं किया जाता। तो ये जो बोनस की जो कैलकुलेशन होती है, दिस इज ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ प्रिजम्पशंस। क्या होती है? प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट एंड P&L की एक्यूरेसी होती है जब भी डिस्प्यूट अराइज होता है, whenever डिस्प्यूट अराइज होता है, केस इज फाइल्ड इन कोर्ट। कोर्ट विल एज्यूम the audited balance sheets P&L are accurate और no one will question them. अब आ जाइए नेक्स्ट। अब हमने आपको 6 पावर्स बताई थी इंस्पेक्टर्स की। इसी तरह बोनस एक्ट के अंदर भी जो इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स, इनकी बड़ी वही 6 पावर्स हैं जो और एक्ट के अंदर किसी इंस्पेक्टर्स की होती है। दीज आर, कोई भी इंस्पेक्टर कभी भी इंस्पेक्टर में कॉल इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स,
examine employers and its organization can examine and take copies of the paper, extract other informations and statements. ये सब कुछ एक इंस्पेक्टर ऑब्टेन कर सकता है। क्या कोई कंपनी बोनस एक्ट से एग्जेम्प्ट हो सकती है? उसको एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। तो अब हम स्टडी करेंगे एग्जेम्पशंस फ्रॉम बोनस एक्ट। ओके, एग्जेम्पशंस from the provisions of bonus acts. Exemptions from the provisions of bonus act. AG will consider financial position. AG will consider financial position. ठीक है, जब भी एप्लीकेशन होगी AG will grant exemption if satisfied. Exemption if satisfied, and order will be published. Order will be published in official gazette. ये हमारा हुआ बोनस एक्ट। उसके अलावा ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसमें भी बोनस एक्ट एप्लीकेबल होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो अंडरटेकिंग होती है जिसमें 40% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर मिला के जिनके अंदर लगा होता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ओके, कि यदि उनका प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन है और साथ ही यदि 20% से ज़्यादा गुड्स जिसका प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं उस आइटम्स में यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उनको इस एक्ट को उन पर भी एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज जो बोनस है उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग एक्ट के हिसाब से लगता है। ठीक है, ये बेसिक आपको पॉइंट्स बताए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बोनस एक्ट के।
और इसमें से कुछ ना कुछ 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आता है। इसको हमने पढ़ा होगा ध्यान से। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।